उस समय इनने चेक दिया था, इनका कहना गारंटी पर्पस दिया था मैंने। क्यों क्यों ये चेक एक्सप्लेन, क्यों? वो यही एक्सप्लेन कर ये पाएंगे बोल कि रहे हैं इनने कि क्यों मेरा दिया? चेक फर्जी है, यानी चेक में नहीं साइन ये एक तो मौका देंगे सर, फाइनल हेयरिंग में एक बार और वो करेंगे। बात पूरी सुनी जाए महोदय। मैं हाँ, अपनी सुनेंगे बात, सुनेंगे अपनी पीड़ा आपके पास रखना, आपके समक्ष रखना सुनेंगे, चाहता पूरी बात सुनेंगे आपकी। तो अभी इनको टाइम चाहिए, इनको फाइनल हूँ। बहस नहीं, करने के टाइम लिए। मत दीजिए सर, ये हाँ चलने के लायक प्रकरण नहीं है सर, हाँ पोषणीय नहीं है। इसका इंट्री ऑर्डर है 156, दिस कंप्लेंट वाज डिसमिस्ड। दिस इज फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द प्रोसीडिंग। No, my lord, it is for the quashment of the order of the revisional court. They had filed 156(3). the 156(3) was filed by the respondent. It was dismissed by the trial court. Revision was preferred. It was remanded. And फॉर it, रिकंसिडरेशन। हाँ जी, for reconsideration. तो 198 में 398 में क्यों नहीं कर सकता? That can be done, my lord. The case, the factual matrix, which was before the trial court itself, my lord, that 2 checks was given by the respondents. This respondent. एक मिनट। क्या कहना है आपका? मान्यवर, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? मैं रामस्वरूप दुबे हूँ सर, राम रेस्पोर्टेंट मोहन दुबे का फादर। मोहन दुबे के फादर। जी, मोहन दुबे जी कहाँ है? है सर, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, इसलिए आवेदन भी पहले लगाया गया है। अच्छा। मेरा आवेदन लगा हुआ है सर पहले हम्म आर्गूमेंट करने के लिए 6/11/2025 हम्म में। मैं अनुमति चाहता हूं सर आपके समक्ष अपनी बात रखने की। यदि अनुमति हो तो मैं आगे हाँ, एक मिनट रुकिए ना, अपना पक्ष रखूं सर। एक मिनट रुकिए ना। What is your submission? Lord, my submission it was in 2 counts. It was firstly, my lord, that 156 complaint before the court below, it was not supported by affidavit. तो वो तो कंप्लेंट में ट्रीट कर लेंगे, वो जरूरत नहीं है। इफ ए कंप्लेंट इज फाइल्ड इन रिटर्न फॉर्म, That देयर इज नो नीड टू फाइल एनी एफिडेविट। that 156 कोर्ट में आस्क फ्रॉम फॉर रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। 2 courts court can do, my lord. That 156 clause the court can direct for FIR and to take an inquiry. Second court can take it, that can directly take a trial. Treat it as a complaint. Yes, treat it as a complaint. Court what has done? Court has rejected the complaint. 156(3) रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? ये पाया कोर्ट ने कि इनने चेक दिया था, चेक बाउंस हुआ, मैंने डिमांड नोटिस इनको दिया। जैसी डिमांड नोटिस इनको मिली, ये पुलिस स्टेशन पहुंचे, ये बोले कि मैं तो उसको गारंटी स्वरूप दिया था, उसका मिसयूज हुआ है। चेक वाज इशूड बाय द रिस्पोंडेंट टू मी। हाँ, आपने चेक इशू किया था? नहीं, मुझे मिला था चेक। इनने चेक, मेरा केस ही यही था, इनने मुझे यह कि परिवादी को अभियुक्त क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा दिनांक 28/2/24 को उक्त चेक पर फर्जी तरीके से 3 लाख रुपए और 15,500 जमा कर दिया। जी, इनने मुझे चेक दिया, वो चेक बाउंस हुआ। मैंने जैसे इन्होंने दिया, मैंने जैसी डिमांड नोटिस दिया, इनको डिमांड नोटिस मिला, ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए, ये बोल के कि वो तो मैंने गारंटी स्वरूप दिया था। नाउ ही स्टार्टेड मेकिंग ग्राउंड्स फॉर हिज 138। पुलिस gave 155, said that no, it's a check bounce case, we cannot interfere. Then they filed 156 clause 3 before the magistrate. Magistrate said that it is appearing to be the case of check bounce and has rejected the complaint case. Virtually, my lord, I have filed the document, demand notice, thereafter their complaint, thereafter now presently the complaint case under 138, it is pending before the court. On what context the check was given to you? He says that it is given for guarantee. For which purpose? Is there any agreement? Is there any sale consideration? Is there any areas of ये नौकरी करते थे, जो ये संघ है वहाँ नौकरी करते थे, तो उस समय इनने चेक दिया था, इनका कहना गारंटी पर्पस दिया था। मैंने क्यों ये एक्सप्लेन, वो यही एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इनने क्यों दिया था। वो गारंटी, इनका कहना गारंटी स्वरूप। What post you were hold? मतलब दे वर द मेंबर को क्यों चेक देगा? चेक देगा तो अब किसी भी कारण को देगा, किसी भी को देगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा चेक फर्जी है, यानी चेक में साइन। ये तो आप बताओगे ना, आप क्लेम कर रहे हो कि हमने चेक बाउंस करा लिया, ये चेक हमने लगाया तो बाउंस हो गया, तो ये आप बताओगे ना कि व्हाट वाज द एग्जिस्टिंग लायबिलिटी।
जी वो मैंने अपने 138 में पूरा एक्सप्लेन किया, मैंने कंप्लेंट भी फाइल किया 138 हम्म, की जो कॉपी है हम्म, पेज नंबर 42 में है, हम्म, 42 में है, हम्म, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्यों दिया गया, किस पर्पज से दिया गया, हम्म। जिस पर कग्निजेंस लेकर अभी कंप्लेंट केस पेंडिंग है। ये तो मकान बनाने में रकम की आवश्यकता बताकर उधार लिया था बोल रहे हैं। हाँ जी, उसके संदर्भ में दिया है। हम्म, अब ओवरऑल माय लॉर्ड ऐसा नहीं है कि चेक में साइन फर्जी था, हम्म, इनका कहना है गारंटी स्वरूप दिया था, ही इज एडमिटिंग हम्म। वंस अ चेक इज तो गिवन ठीक है इवन ना, फॉर गारंटी स्वरूप दिया था। यदि ये एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि गारंटी स्वरूप दिया था लेकिन उसका मिसयूज हुआ है। जी, तो ये 138 में तो गारंटी स्वरूप दिए चेक का भी हम्म, लीगल लायबिलिटी क्रिएट तो होता है। दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड और इंक्वायर्ड बाय द पुलिस और द बाय That द was कोर्ट। already been done under 155 व्हेन द and मैटर वाज remitted बैक। the court has remitted back. The court has remitted saying that preliminary inquiry was not done. On that count, it was remanded. Though, my lord, the magistrate has taken the adherence to all the documents which was filed and found that it's a case of check bounce. नहीं, ऐसा नहीं है, सिंपली चेक बाउंस का केस है। सपोज जी ए ने बी को चेक दिया, फॉर वट एवर रीजन इट वॉज डिसऑनर्ड, कैन इट नॉट बी सेड दैट इट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज देयर। सपोज ए के अकाउंट में पैसे नहीं है या चेक, सी का चेक उसने बी को दे दिया, इट इज नॉट अ केस ऑफ सिंपल चेक बाउंस। Lord, हैड इट नॉट बीन द इंटेंशन ऑफ चीटिंग यू, कि Lord, साहब उसको ऐसा कर देते हैं जी. so that you avoid your liability, you may avoid your liability। Case would have been different, my lord, if there would be the question to the इसीलिए तो signature. इंक्वायरी इज टू बी रिक्वायर्ड ना। Question is to the signature. If there could have been question to my signature to his signature, there could have been a case of forgery and 420 etc. My lord, demand notice मिली है. The check, my lord, that is those checks, my lord, that was old checks. And as soon as he received demand notice, even his pleading is said, we received demand notice, we approach the police, saying that we have given it for guarantee. Now, what it is showing that they are वेयर इज द creating. ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट? जी, it is at page number 33. 33। जी, so whether while deciding the application under section 156(3), whether the court is empowered to look the genuineness of the allegation। yes, my lord. Prima facie the court has to see क्यों, वो तो to कॉल apply करेगी his पुलिस mind. रिपोर्ट से, इसलिए It तो is पुलिस not, रिपोर्ट कॉल करेगी ना। my lord, हमेशा वो जरूरी नहीं है. हम्म, अगर कोर्ट को जो डॉक्यूमेंट उनके समक्ष प्रोड्यूस कर रहा है तो कोर्ट कैन अप्लाई इट्स माइंड टू दैट ओनली. no, when the court applied its mind, then the court has considered it as a complaint case। Court has applied its mind for taking its course to 156 clause 3 और 200. कोर्ट ने फाइंड किया नहीं बनता 156 clause 3. Even then, my lord, that if that is one of the thing, it is on the factual matrix. The legal terms, legal requirement is also there. It had the complaint has to be supported by affidavit. It has to be, my lord. It's a mandatory requirement to avoid vexatious complaints. And this is one of the, we say that it's one of the vexatious complaints. It has to be, as Priyanka Srivastava said, it has not recently been also been upheld, saying that it has to be supported by affidavit. दो इस केस में एक फैक्चुअल मैट्रिक्स और ये नहीं आया माय लॉर्ड, इनने एक कंप्लेंट केस फाइल किया 420 का सेम, वो उसको इनने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उसके बाद 156 अलग से लगा दिया. वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आए हैं, इसको भी मैं फाइल कर देता, लेकिन इनका भी उसमें डिनाइल नहीं होगा कि इनने एक कंप्लेंट केस फाइल किया इसी सेम फैक्चुअल मैट्रिक्स पर, उसको विड्रॉ किया. ये ऑटो शीट्स है सब, ये जस्ट फॉर पेरूजल माय लॉर्ड आई एम प्रोवाइडिंग. पीछे में पिटीशन की कॉपी भी है, सर्टिफाइड कॉपी आई हैव रिसीव्ड. उसमें कंप्लेंट को इन्हें बल ना देते हुए विड्रॉ कर लिया, पहले कंप्लेंट केस लगाया. इसमें कंप्लेंट की कॉपी पेज नंबर 28 में पिटीशन में, और इनका वो कहाँ है 156 का? वही पेज नंबर 28 पे. अब अपीयर ये हो रहा है मालूम, ये 18/6/24, ये जो दोनों कंप्लेंट केस है 200 का,
और 156 का, दोनों 18/6/24 को फाइल किए हैं। फाइल किए हैं। किए हैं, दिख रहा है क्योंकि उसमें भी डेट दिख रहा है वही। हम्म। वो जो 2000 का जो कंप्लेंट था, तो वो देयर वाज एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ नहीं, देयर वाज एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ 156 एप्लीकेशन। देखिए आपने जो लगाया है उसमें हाँ जी, उन्होंने इसमें एक लिखा है। एफिडेविट लगा हुआ है और वो और दोनों एक 120, साथ हुआ है, तो इट माइट बी इन सेम प्रोसीडिंग। हाँ उनने सेम और प्रोसीडिंग की, 156 को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, उन्हें विड्रॉ कर लिया, नॉट प्रेस कर लिया, कंप्लेंट को विड्रा किया ना। कंप्लेंट को विड्रॉ कर पर लिया। ये तो एफिडेविट है ना 156(3) के सपोर्ट में लिखा है। वो तो 156(3) के सपोर्ट में एफिडेविट है, देखिए स्पेसिफिक लिखा है उसमें। जी मैंने भी इसको अंडरलाइन किया है। हाँ। लेकिन ये जो किया, ये केस नंबर 26063 में किया, वो एक अलग एमजेसी रजिस्टर हुआ। अब मेरा जो ये केस चला 156 का, उसका बट जो वो एफिडेविट इसमें लगना चाहिए, वो उसमें लग गया। मेलोडी, ये तो प्रोसीजरल डिफेक्ट भी नहीं हो सकता। अगर सर्टिफाइड कॉपी मैंने, अगर आप एंटायर रिकॉर्ड नहीं, प्रोसीजरल डिफेक्ट है तो इट मे बी ए मिस्टेक बाय द नहीं काउंसिल। था, अब अगर एंटायर रिकॉर्ड भी मंगाएंगे हाँ। तो दोनों में से एक में तो एफिडेविट नहीं रहेगा। नहीं, इसका जो obviously कंप्लेंट नहीं केस रहेगा, रहा, पर ये एफिडेविट जो आप बता रहे हैं जी ये 156(3) के सपोर्ट में एग्जीक्यूट हुआ। वो ने लिखा है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट जिसमें एनेक्स्ड है, हाँ, जिसका हाँ। वो है भाई देखिए, आप एक दिन में 2 केस फाइल कर रहे हैं, एक एफिडेविट जो इसमें लगना चाहिए वो इसमें लग गया। और साहब लेकिन दोनों का तो एमजेसी नंबर डिफरेंट है। इसका नंबर हुआ अलग है ना, जो अलग है। जो अंडर बट द फैक्ट रिमेन्स दैट एन एफिडेविट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्लेनेंट। जो अंडर चैलेंज बिफोर ऑनरेबल कोर्ट है वो 15405 है। और ये जो है कंप्लेंट के जो एमजेसी क्रिमिनल दूसरा था वो 626063। दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा मिस्टर। तो फिर एक मौका देंगे साहब, फाइनल हियरिंग में एक बार और इसको करेंगे। क्या कहना है आपका? मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दिए उसके लिए मैं बहुत बहुत आप आभारी बताइए, हूँ। मेरिट में बताइए, बाकी धन्यवाद तो बाद में करते मान्यवर, रहिए। याचिकाकर्ता गण द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका में सही तथ्यों को जो आपने छुपाकर, कंप्लेंट केस फाइल किया था जी उसको जी क्यों विड्रा कर लिया? जी क्यों विड्रा कर लिया? क्योंकि 156(3) के साथ में उसी का अंग माना जाए ऐसा लिखा है सर। कहाँ लिखा है? आप अवलोकन कीजिए 156(3) के आवेदन में सर। कहाँ है? ये 156(3) का आवेदन जो 18/6/2024 को पेश हुआ है सर। हाँ। उसमें लिखा हुआ है यह कि परिवादी कौन से पैराग्राफ में? हाँ, दूसरे नंबर में सर। हाँ। यह कि परिवादी की ओर से एक परिवार पत्र अंतर्गत धारा 420, 120, 20, 34 भारतीय दंड विधान के साथ पेश किया जा रहा है। यानी 156(3) के साथ वो पेश हुआ है सर, न कि 200 प्राइवेट कंप्लेंट के साथ वो पेश हुआ है सर। मेरा निवेदन है सर, मेरी बात को अगर सुनने का मौका दिया है माननीय न्यायालय ने, मेरी बात को पूरी सुनी जाए महोदय। मैं अपनी बात, अपनी पीड़ा आपके पास रखना, आपके समक्ष रखना सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे आपकी। तो, अभी इनको टाइम चाहिए, इनको फाइनल बहस करने नहीं के टाइम लिए। मत दीजिए सर, ये चलने के लायक प्रकरण नहीं है सर, पोषणीय नहीं है। और सारी स्थिति को आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ। मान्यवर, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका में सही तथ्यों को छुपाकर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए अपने अनुकूल आदेश प्राप्त करने एवं उत्तरदाता को न्याय पाने का अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत असत्य तथ्यों के आधार पर स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए विरोध कर रहे हैं। विद्वान पुनरीक्षण, माननीय न्यायालय में इस संबंध में माननीय न्यायालय पुनः निवेदन करना चाहता हूँ। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत पारित आदेश संदर्भ याचिका में अनुलग्न P1 के पृष्ठ 17 से 24 तक का अवलोकन प्रार्थनीय है माननीय न्यायालय से कि खंडिका 1 से 21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माधव विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र साकरी बासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अनन्य प्रकरणों में और अनेक उदाहरण दिए हैं माननीय रिवीजन न्यायालय ने, सेशन न्यायालय ने। CRPC 1973 की धारा 156(3) की सुसंगत प्रावधानों एवं कानूनी सिद्धांतों को संदर्भित एवं स्पष्ट करते हुए पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 266/2025 में विधि सम्मत पारित आदेश दिनांक 7/2/2025 को पारित किए हैं। अनुलग्न P1 पृष्ठ 10 से 26 पर माननीय उच्च न्यायालय से अवलोकन प्रार्थनीय है। यह कि उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र से समर्थित मूल जवाब दिनांक 18/8/2025 एवं माननीय न्यायालय में प्रस्तुत
19/8/2025 की पृष्ठ 1 से 8 मेरे लीगल सेल से उपलब्ध कराया अधिवक्ता महोदया श्रीमती लता सुश्री लता नायक द्वारा इसमें जवाब पेश किया गया है महोदय। उसमें प्रकरण में उत्तरदाता की स्थिति स्पष्ट की गई है महोदय, जिसमें महामारी कोरोना काल में उत्तरदाता ने अपने कार्यरत संस्था दुर्ग जिला सहकारी संघ दुर्ग को वर्ष 2021 में चेक गारंटी के रूप में दिया गया था महोदय, जिसको ये 12/2/24 को बता रहे हैं, जबकि रायपुर में था, मेरा लड़का वहाँ ड्यूटी कर रहा था। इसका भी जांच आवश्यक है महोदय, क्योंकि ये सिक्योरिटी के रूप में दिए गए चेक का दुरुपयोग किए हैं महोदय। तो 21 में दिवाली त्योहार मनाने हैं तो अग्रिम राशि के एवज में वर्ष 2022 में तथा होली त्योहार मनाने का अग्रिम के एवज में गारंटी के रूप में केवल 2 चेक ही दिया गया है महोदय। उसके बाद और कोई चेक का लेन देन नहीं हुआ है। क्रमशः चेक क्रमांक 3,125,30 इलाहाबाद बैंक शाखा 21 में इलाहाबाद बैंक शाखा पूरी तरह से मर्ज नहीं हुआ था महोदय। उसके हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस समय मर्ज हो गए थे इंडियन बैंक में, आप फर्जी चेक दिए, आप फर्जी किए हो, चेक दिए हो करके। इलाहाबाद बैंक शाखा दुरुस्त चेक क्रमांक 1,74,663 इंडियन बैंक शाखा उस समय 22 में वो मर्ज हो गया था का दिया था उक्त संस्था के सहायक प्रबंधक, जबकि वो नियोक्ता है महोदय। वहाँ प्रबंधक और बड़े पद में रहते हुए एक छोटे निरीह कर्मचारी को फंसाया गया है महोदय। प्रबंधक याचिकाकर्ता क्रमांक 1 कमलेश श्रीवास्तव है तथा याचिका क्रमांक 2 मनोज साहू भृत्य है। वहाँ तदनुसार उत्तरदाता ने याचिकाकर्ताओं को विधि सम्मत देय योग्य निजी ऋण के एवज में उक्त दोनों चेक नहीं दिया है महोदय उनको। अर्थात उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता गणों से भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 में वर्णित प्रावधानों के तहत सौदा युक्त एग्रीमेंट युक्त कोई निजी ऋण उनसे नहीं लिया है, और नहीं हुआ ऐसा कोई अपने दावे में भी पेश किए हैं कि कोई एग्रीमेंट दिखाए, कोई लिखित दिखाए कि कर्जा दिया है हमको, जिस पर माननीय न्यायालय से अवलोकन प्रार्थनी है। संशोधित लिखित जवाब में पढ़ क्या रहे हैं आप जी? ये क्या पढ़ रहे हैं? ये सर मेरा जवाब है सर, ये तर्क है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं निजी ऋण नहीं लिया हूँ और ना ही कोई एग्रीमेंट ये पेश किया है चेक बाउंस के केस में, और मेरा भी वहाँ जवाब पेश हो गया है और मैं उसको फाइट करने को तैयार हूँ सर। मैं वहाँ अब ये लोग बहाना करके हाई कोर्ट पहुँच गए और स्टे करवा लिए हैं एक पक्षी, इसलिए मैं निवेदन किया था न्यायालय से मेरे शीघ्र सुनवाई की जाए, तो मेरा निवेदन स्वीकार हुआ महोदय। आज माननीय उच्च न्यायालय से मेरे बोलने का अवसर मिला है। ठीक जी। तो ऐसा कोई इन लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है जो लिखा पढ़ी से 3 लाख रुपए रोड में नहीं पड़ा है महोदय जो मैं दे देंगे। और ठेका प्रथा वाला कर्मचारी था, डेली वेजेस वाला, इतना रिश्ता भी नहीं था गहरा, जबकि 22 में नौकरी छोड़ के आ गया रायपुर दुर्ग से। तो मेरा निवेदन है महोदय, उत्तरदाता माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए फिर से निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश याचिका में अनुलग्न प्रदर्श P6 पृष्ठ 43 की कंडिका 10 से 11 एवं 46 की कंडिका 9 से 10 का अवलोकन हेतु माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है। इसमें उल्लेख है महोदय, जिसमें याचिकाकर्ता ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पत्र में उत्तरदाता के दोनों पता पर अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28/2/2024 को रकम की मांग की रजिस्टर्ड नोटिस की तामीली क्रमशः दिनांक 1/3/24 एवं 4/3/2024 को हो गया, ऐसा उल्लेख किया है। तत्पश्चात वाद कारण उत्तरदाता को सूचना प्राप्ति के 15 दिवस पश्चात क्रमशः दिनांक 16/3/24 एवं 19/3/24 को पूरा होता है, उद्भूत होता है का कथन किए हैं वो लोग खुद। उक्त संबंध में एनआई एक्ट की धारा 138C का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विष्णु उत्कल बनाम शक्ति ट्रेडिंग कंपनी 2025 के पैरा 9 में दिए गए स्पष्टीकरण के कानूनी सिद्धांत का माननीय न्यायालय से अवलोकन प्रार्थनीय है। लगा हुआ है सर उसमें साइटेशन। संशोधित संदर्भ लिखित जवाब के अनुलग्न R पृष्ठ 7 रेस्पोंडेंट के जवाब में संशोधित जवाब जो पेश हुआ उसमें लगा हुआ है सर विष्णु मित्तल का
यह कि इस संबंध में उत्तरदाता का कथन में वस्तुस्थिति यह है कि विचारण न्यायालय में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांक 22/3/2024 संलग्न अनुलग्न प्रदर्श P6 पृष्ठ 42 से 46 तक में वाद कारण दिनांक 16/3/2024 19/3/24 को उद्भूत होने का पूर्व से उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता द्वारा ये उत्तरदाता के साथ धोखाधड़ी किए जाने की लिखित शिकायत दिनांक 13/3/2024 से थाना प्रभारी पुलिस थाना मोहन नगर दुर्ग के समक्ष उपस्थित होकर पेश की है तथा पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग के समक्ष लिखित शिकायत पत्र दिनांक 6/5/2024 को पेश की है। संदर्भ संशोधित लिखित जवाब के पृष्ठ 10 और 11 माननीय न्यायालय से अवलोकन प्रार्थनीय है। यस जी, उक्त शिकायत पत्र का अन्वेषण थाना प्रभारी मोहन नगर दुर्ग द्वारा विलंबकारी नीति अपनाते हुए पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 के तहत असंज्ञेय अपराध की सूचना पत्र क्रमांक 247 224 दिनांक 15/5/2024 याचिका में अनुलग्न प्रदर्श P5 पृष्ठ 41 माननीय न्यायालय का अवलोकन प्रार्थनीय है पर दी गई है। पृष्ठ 41 पर दी गई है जिसकी कनिका क्रमांक 4 पर शिकायत सूचना दिनांक 15/5/2024 को 18:30 का असत्य पक्षपातपूर्ण टिप थाना प्रभारी महोदय नगर मोहन नगर द्वारा अंकित की गई। जब हमने 13/3 को आवेदन दिया था सर, 15/5 को जांच कर रहे हैं, यानी पूरा मौका दिया गया है चेक बाउंस केस लगाने का महोदय। जांच में विलंबकारी नीति अपनाई गई है। ललिता कुमारी केस में जबकि असंज्ञेय अपराध का ये होता है तो 7 दिन के अंदर जांच करने का है। प्रियंका श्रीवास्तव केस में 14 दिन के अंदर में जांच करके पीड़ित पक्ष को सूचना देना होता है। क्या उसमें प्रोग्रेसिव हो रही कार्यवाही में? ऐसा कोई सूचना नहीं मिला हमको महोदय। थाना प्रभारी मोहन नगर दुर्ग के उक्त पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से व्यथित होकर उत्तरदाता ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दुर्ग के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156(3) के तहत लिखित 2 परिवाद महोदय, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था महोदय कि 156 के साथ वो परिवाद प्राइवेट परिवाद भी लगाया गया था। इसमें उल्लेख किया गया है 156(3) के तहत लिखित 2 परिवाद पत्र सहपत्रों दिनांक 18/6/2024 को शपथ पत्र के साथ पेश किया है महोदय। शपथ पत्र का आपने अवलोकन किया है अभी थोड़ी देर पहले महोदय। संदर्भ याचिका अनुलग्न प्रदर्श P2 पृष्ठ 27 से 31 तक माननीय न्यायालय का अवलोकन प्रार्थनीय के साथ उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत संशोधित लिखित जवाब के अनुलग्न R पृष्ठ 13 से 17 का माननीय न्यायालय से अवलोकन प्रार्थनीय है। याचिकाकर्तागणों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका में 2 परिवाद के साथ संलग्न उत्तरदाता के शपथ पत्र को संलग्न न करते हुए छुपाया गया है। अभी वर्तमान में आपके सामने बाद में पेश किया गया है महोदय याचिकाकर्तागणों के माननीय अधिवक्ता महोदय द्वारा। पहले नहीं लगाया गया है, जब याचिका लोग पिटीशन लगाए हैं तब उस समय महोदय। इससे साफ जाहिर है कि तथ्य को जानते हुए छुपाया, बाद में नकल लगा के लोग पेश कर रहे हैं महोदय। न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है महोदय और एक पीड़ित पक्ष को, गरीब निरीह व्यक्ति को ऊंचे पद में रहते हुए हतोत्साहित कर रहे हैं और हमको जेल भिजवाने के कर रहे हैं महोदय, सजा दिलाने का। यह कि परिवाद क्रमांक MJC क्रिमिनल 15,405/2024 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27/8/24 में विधिवत संज्ञान लेने के पूर्व चरण में उनको यह देखना था महोदय विचारण न्यायालय को अपराध का खुलासा होता है कि नहीं और जांच का आदेश करना था 156(3) में, न कि उन्हें संज्ञान लेना था महोदय। इसका उदाहरण जो है माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने कई उदाहरणों में दिया है, उसका रिपोर्ट मांगना चाहिए। और CRPC की धारा 210 के तहत अगर 2 परिवाद पेश हुआ है, पुलिस भी जांच कर रही, पुलिस से रिपोर्ट मांगने का नियम है महोदय, प्रावधान है महोदय CRPC तो धारा 210 में वो भी धारा 210 माननीय न्यायालय से अवलोकन प्रार्थनीय है। तो माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने विधिवत आदेश पारित किया है महोदय। अनेकों सुप्रीम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण उदाहरण देते हैं। मिस्टर प्रवीण जी, इसके बारे में क्या कहना है? पैरा 2 ऑफ देयर कंप्लेंट।
You yourself are 156. saying that on the same day, the application under section 156(3 as ये well कि as परिवादी complaint की under ओर section से 200 एक has been परिवार filed, पत्र 420 120 and he has 34 made as पेश a किया part गया of that affidavit of the पेश complaint. किया गया है जिसमें आवेदन पत्र का अंग माना जाकर पढ़ा जावे. Below what we have filed, that is the annexure P2, that was the certified copy obtained by the ठीक है. court before, ठीक है. and that was a case. Below, there are 2 points of the case. One, whether their complaint was supported by affidavit or not. Second is whether their complaint was vexatious. The interim order which was granted. If complaint was vexatious or not, it has to be come into conclusion only after inquiry. My lord, that is what I am saying, my lord. Directing preliminary inquiry is not the requirement. It is not an always a requirement to give a preliminary inquiry in every case. Otherwise, what would happen if the court would say that you register, you get it preliminary inquiry, first the FIR would be registered against me. First FIR would be registered me. I would be subjected to one of the crime number, and then thereafter the inquiry would be made. I would suffer. That's why the court, in the initial stage, make this investigation to find out whether there is some vexatiousness. Whether argument has been put by the respondent. Entire argument shows that there is a dispute with regard to check. They are not saying that the check contains forged signatures. They say that the check was given for guarantee. Guarantee, once a check is given for guarantee, it attracts liability under 138. No one can avoid saying that we have given it for guarantee. तो ठीक है, वो 138 में है कि what would be जी, its तो presumption आप or something. मेरा डेट एंड इवेंट्स को देखेंगे तो आप हुआ कैसे ये डिमांड नोटिस जो दी गई है वो 28/2/24 की है. बी में जो सिनॉप्सिस का बी में 28/2/24 का डिमांड नोटिस है, ठीक है. गिवन टू द पिटिशनर्स. 13/3/24 को सब्सिक्वेंटली ये चले गए पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में इनका कंप्लेंट ये है कि हमने गारंटी पुलिस ने 155 में क्लोजर क्यों किया, क्योंकि वो चेक बाउंस का दिख रहा था. अगर ये पुलिस को ये बोलते कि साहब उसमें सिग्नेचर फर्जी है, सब चीज फर्जी है, तो बिल्कुल हमारा अगेंस्ट केस बन रहा था. लेकिन अगर ये सब्सिक्वेंटली जा रहे डिमांड नोटिस मिलने के बाद पुलिस स्टेशन ये बोलते हुए गारंटी समझ दिया था, इसका मतलब ये 138 में ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं साहब. Ultimately, ground would be created for them, saying that it was given for guarantee only. That has been misused by us. यदि ये सक्सीड कर जाते हैं जी, तो प्रूव करने में कि हाँ देयर वाज अ चीटिंग, जी. मतलब चीटिंग तो तब होगी जब मैं कुछ पाऊंगा. मैटर इंक्वायरी होगा तब ना आएगा ना बात क्या हुआ कैसे तो हुआ. साहब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी तो पहले तो मेरे खिलाफ FIR होगा. वो तो कॉन्सिक्वेंस तो है ही है उसका. पहला तो FIR ही होगा मेरे खिलाफ. नहीं होगा, क्लोजर हो जाएगा FIR यदि कुछ नहीं पाएगी तो. सब वो FIR होगा, मेरे को बेल के लिए दौड़ना पड़ेगा. कारण तो कि क्या करेंगे नहीं, कारण कि जो मेरे को जो इंट्रीम ऑर्डर भी मिला था, एक तो मेरा ग्राउंड ये था कि एफिडेविट सपोर्टेड नहीं साहब, जो हमारे पास प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट थे उससे ये तो दूसरे केस में वो एफिडेविट लगा हुआ है और वो उस केस के संदर्भ में, दूसरे केस के संबंध में. मेरे को जो इंट्रीम मिला था उसमें जो इंट्रीम ऑर्डर है उसमें कोर्ट की फाइंडिंग इसी बात की थी, looking to the peculiar facts of the case, particularly that it is an admitted fact that 2 checks were issued by the respondent in favor of both the petitioners, which was bounced. And after issuing demand notice, the petitioner respondent has filed the complaint. Therefore, purely as an interim measure. So I was protected for the reason that there is vexatiousness appearing on the press. इनका चेक ये बोल रहे that creating ground in 138. यस, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं भी साइटेशन दे दीजिए. माननीय न्यायालय के समय लिखित तर्क बहस देना चाहता हूँ. ठीक है, इसको देख के ऑर्डर करेंगे. न्याय की आशा में ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा न्याय की आशा में जो भी ऑर्डर करेंगे कर देंगे. ठीक है. हाँ सर, एक और निवेदन था. इनसे पहले ये जो चेक बाउंस केस लगा है उससे पहले हम 2022 और 23 में लेबर कमिश्नर और लेबर कोर्ट में हमारा पैसा निकलता है 13 महीने करके, वो भी लगा है सर. हाँ जी हाँ, वो देख लेंगे ना जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो सब जो हमारा रिप्लाई है संशोधन वाला उसमें सब लगा हुआ है. ठीक, पहले लीगल एड काउंसिल थे इनके, फिर एप्लीकेशन लगाया है ना इन्होंने. हाँ लगा जी जी जी. मोहन